नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके पेपर 2 के प्रश्न हैं। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न आपका कि विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व दृष्टिकोण के अधिकरण व अंत व्यक्तित्व रिश्ता बनाने में संबंधित है। यानी आप क्या है समाज से रिश्ते बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक विकास, इसे कहलाया जाता है। यानी आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तीसरा नहीं, ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार आपका आनुवंशिकता, बिल्कुल सही। आनुवंशिकता और वातावरण आपका जो है दोनों का मिश्रण से ही आपका विकास होता है, तो ये दोनों तो सही हो जाएंगे। उसके बाद सामाजिक परिवेश भी आपका बिल्कुल सही होता है, तो आपका जो है ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो है चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कि आपका क्या है पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें दोनों तीनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षों व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके, यानी क्या है समाज में समा रह रही है और वो क्या है सामाजिक कौशल को क्या है ग्रहण कर रही है। यहाँ पे सामाजिक कौशल आ गया, विचार और मूल्य सीखती है, क्या डैश कहलाती है, तो ये भी क्या कहलाया जाएगा आपका सामाजिककरण कहलाया जाएगा, जो कि आपकी वाइगोस्की की थ्योरी में आपको पढ़ा होगा आपने। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्याजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कर देगा, इसे आप स्टार कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि प्याजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो यहाँ पे क्या है, या तो का मतलब और, या तो क्या हो जाएगा कि नए स्कीमा का निर्माण करते हैं, अपने नए स्कीमा का निर्माण करते हैं, पहली बात। और फिर या तो फिर क्या करते हैं, अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं। यानी इसमें क्या है, आपकी दो प्रोसेस आ गई, जिससे अगर अपनी नई स्कीमा का निर्माण करते हैं और फिर क्या है उस स्कीमा में बदलाव करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुकूलन, बिल्कुल अनुकूलन सही हो जाएगा आपका। और अनुकूलन के अंदर ही आपकी जो है दो आपकी प्रोसेस होती हैं, आपकी समावेशन और समायोजन। ठीक है, वो आपको प्याजे की थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा कि समायोजन और समावेशन आपका जो है प्याजे के अंदर आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका पांचवा है जीन प्याजे के अनुसार मूर्त संख्यात्मक अवस्था। जो मूर्त संख्यात्मक अवस्था होती है आपकी, जो कि तीसरी अवस्था होती है, उसके बारे में पूछा गया। तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं बच्चे, बच्चे जो हैं तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं आपके, पर उन्हें डैश में कठिनाई आती है। किस में कठिनाई आती है उनकी, यह प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, ये सही है आपका। संरक्षण में बच्चे संरक्षण, इस जो आपकी तीसरी अवस्था होती है, इसमें बच्चे जो है संरक्षण करना सीख जाते हैं। संरक्षण जो होता है, इसमें संरक्षण मतलब होता है जिसमें बच्चा जो है सपोज एक बर्तन है और फिर दूसरा बर्तन है, मैंने सपोज एक बड़ा बर्तन लिया, यहाँ पे एक मैंने एक ग्लास ले लिया और एक मैंने एक टब ले लिया, और पानी क्या है, इसका पानी मैंने इसमें डाल दिया, तो बच्चा क्या है समझ जाता है कि चाहे हम कुछ भी करें, क्या है स्तर जो है अगर इसका स्तर घट गया तो बच्चा समझ जाता है कि दोनों में क्या है मात्रा सेम है, क्योंकि हमने क्या है वो कर दिया है कि कंटेनर को बदल दिया है। तो ये संरक्षण का जो है, ये कंजर्वेशन बोलते हैं इसको हम, ये बच्चा समझ जाता है। फिर आता है परिकल्पनिक निगमात्मक तर्क। जो निगमात्मक तर्क होता है, ये आता है आपको चौथी अवस्था में, बिल्कुल ये नहीं आता है अभी बच्चे में। तो आपको क्रमबद्धता का कार्य भी इसी अवस्था में आता है, ये तीनों अवस्था इसी में आती हैं। लेकिन केवल और केवल आपका तीसरा जो होता है कि निगमात्मक तर्क, निगमन तर्क जो होता है, वो बच्चा जो है आपकी चौथी अवस्था में करता है। ठीक है। तो आपका फिर ये प्याजे में आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए फिर देखते हैं हम। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। जो है बच्चे जो है निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं आपने नियमों को। यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज देखना आप कि कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। ठीक है। आपका जो है सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास, या फिर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या फिर अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी क्या है वो नियमों का पालन करने हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है निश्चित और निरपेक्ष है, निश्चित और निरपेक्ष है आपका नियम, तो ये क्या है आपका सजा। अगर क्या है नियमों को
वो मानेंगे नहीं तो क्या है उन्हें सज़ा मिलेगी, इसीलिए क्या है वो आज्ञाकार रहते हैं। ये आपकी जो पहली अवस्था होती है वो है आपका पहला स्तर जो होता है वो होता है। सामाजिक नहीं होगा। यहाँ पे जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है इसमें क्या है हमें नियम को क्या है फॉलो करना है इसमें। ठीक है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का नहीं होगा तो क्या है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सातवां प्रश्न है आपका, निम्न में से किसी सामाजिक रचनावाद सिद्धांतकार के रूप में भी जाना जाता है आपका। तो आपको पता होगा सामाजिक जहाँ पे भी आ जाएगा सामाजिक रचनावादी सिद्धांत आपका किसने दिया है, ये दिया है आपका लेव वाइगॉस्की ने। जहाँ पे भी समाज आ जाएगा लेव वाइगॉस्की इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका आता है एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षिका यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कि वह जो शिक्षिका है वह देख रही है कि कुछ बच्चे नहीं उन पढ़ पा रहे हैं या कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है वह उन्हें क्या इशारे करती है और क्या है संकेत देती है और उनकी क्या है सहायता करती है। ठीक है, तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। फिर क्या है उसने थोड़ा उनकी हेल्प करी, टेम्परेरी हेल्प करी और फिर क्या है उन्हें छोड़ दिया। कक्षा में कौन सी अवधारणा का प्रयोग हो रहा है, ये होता है आपका पाड़ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ये आपका वाइगॉस्की की थ्योरी में होता है कि आपका पाड़ जो होता है उसमें बच्चा जो है उससे हम क्या है संकेत इशारे टेम्परेरी हेल्प देते हैं और उसकी सहायता करते हैं। फिर क्या है वो अपने जो टास्क होता है अपने प्रयासों को क्या है फिर खुद कर लेता है। ठीक है, तो आपको जो है इसे हम पहाड़ बोलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है आपकी। आपको पूछा गया है कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है। चलिए देखते हैं अब हम। शिक्षक की गतिशीलता, बिल्कुल शिक्षक की जो है गति सही होनी चाहिए। लचीला जो आपका समूहकरण होता है बिल्कुल सही। बच्चों की स्वायत्तता ये भी सही। और बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान बिल्कुल सही। ज़्यादा सामग्री होंगी तो बच्चा क्या है ढंग से पढ़ पाएगा। तो जो है इसमें चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है डैश की क्षमता में छवियों में हेर फेर करना, ग्राफिक कौशल, तर्क करना कुछ भी शामिल है जिसमें दो से अधिक आयाम शामिल होंगे। ठीक है, ऐसी क्षमताएं जिसमें आप क्या है छवियों में हेर फेर कर रहे हैं, ग्राफिक से रिलेटेड आप सोच पा रहे हैं, तर्क कर पा रहे हैं, तो ये आपका जो है किस अवस्था में आता है आपका। तो ये आपका तार्किक गणितीय नहीं, जैसा आपने सोचा होगा कि सपोज यहाँ पे क्या आ गया कि तर्क आ गया तो आप क्या है गणितीय को कर दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। गणितीय नहीं होगा, शारीरिक भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। शारीरिक गलत हो जाएगा। अंत व्यक्तित्व नहीं, बुद्धि ये भी नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्थानिक बुद्धि। यहाँ पे बोला गया आपका कि आप क्या कर रहे हो कि हेर फेर करना किसमें, ग्राफिक में हेर फेर करना। यानी क्या है जैसे स्थानिक बुद्धि आपकी जो होती है, जो आपके आर्किटेक्ट होते हैं उनमें आपकी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे कि क्या है वह क्या है सपोज एक प्लॉट दिया उनको, खाली प्लॉट दिया, तो वह क्या बोलते हैं इसमें इसमें इतने कमरे बनाना, इसमें इतने कमरे बनाना, तो क्या है आर्किटेक्ट अपना दिमाग लगाता है ग्राफिक को हेर फेर करना और उस पर तर्क करना। तो ये आपका कहलाया जाता है आपका स्थानिक बुद्धि। और ये आपकी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में आपका पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है अब भाषा और विचार का विकास। भाषा और विचार का विकास कैसे होता है आपका पूछा गया है। एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र नहीं होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है कि समाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपकी भाषा पे, ये भी आपका गलत हो जाता है। एक दूसरे से परस्पर जुड़ा होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही। कि भाषा और जो आपका विचार होता है ये दोनों आपका एक साथ चलता है। केवल केवल जहाँ पे भी आ जाएगा, मैंने आपको बोला केवल जहाँ पे भी आ जाएगा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आनुवांशिकता से प्रभावित होता है ना कि पर्यावरण कारकों से, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका तीसरा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक दूसरे से परस्पर जुड़ा होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि भाषा और विचार के बारे में आपका जो है प्याजे ने कहा कि सबसे पहले क्या आते हैं आपके विचार आते हैं, उसके बाद बच्चा जो है भाषा सीखता है, ये आपकी प्याजे कहते हैं। और वाइगॉस्की कहते हैं कि भाषा और विचार जो है 3 साल तक परस्पर एक साथ चलते हैं, उसके बाद भाषा और विचार क्या है एक दूसरे में परस्पर क्या है, भाषा और विचार क्या है एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं और फिर क्या है बाद में क्या है एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। यानी आपको वाइगॉस्की के अनुसार ये आपका प्रश्न पूछा भी जाता है आपका
कि पियाजे के अनुसार भाषा पहले आया या विचार पहले आए। तो पियाजे ने कहा कि बच्चे पहले विचार करते हैं और फिर भाषा को सीखते हैं, और वाइगोस्की ने कहा कि भाषा और विचार जो है दोनों क्या है, एक साथ चलते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, उसमें क्या आएगा आपका, कि जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी? नहीं। यहाँ पे पूछा गया कि गैर रूढ़िवादिता, यानी उसके गैर जेंडर व्यवहार करते हैं, ठीक है। पारंपरिक जेंडर भूमिका पर सवाल उठाएगी, जेंडर निरंतर का पालन करेगी, या फिर जेंडर पूर्वग्रह से ग्रसित होगी। तो इसमें होगा आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वह देख रही है कि उसके माता पिता जो है सोसाइटी के जो आपके जेंडर के रोल्स दिए हुए हैं उनको क्या है, फॉलो नहीं कर रही है। मतलब उसके माता पिता जो है वह उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, बच्ची जो है वह क्या है, उनसे सवाल पूछेगी कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पारंपरिक जेंडर भूमिका पर सवाल उठाएगी आपकी जो बच्ची होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 13वां प्रश्न है आपका, कि अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। कि क्या है, छात्रों को क्या है, शिक्षक क्या कर रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील बना रहा है, ये भी सही है। फिर है, समान निर्देश देना चाहता है और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। कि समान निर्देश दे रहा है, सभी बच्चों को समान निर्देश दे रहा है, ये तो गलत ही हो जाएगा। और फिर व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना कर रहा है, ये भी गलत है। छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना कर रहा है, बिल्कुल गलत, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों और उनके माता पिता के व्यवसायिक आधार पर उनका नामीकरण कर रहा है, व्यवसायिक आधार पर नामीकरण कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन में आपको गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। ये समाज की सांस्कृतिक जो आपकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए आपको एक प्रगतिशील कक्षा में, अगर आप एक शिक्षक होते हैं तो। फिर आपका 14 प्रश्न आपका, कि आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप जो बच्चों का आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं आपका, वह क्या होना चाहिए आपका, क्या है कि आकलन जो होता है उसे सीखने में वृद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल सही, सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। बच्चों का वर्गीकरण नामीकरण मैंने बताया था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वर्गीकरण नामीकरण जहाँ पे भी आए गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा गलत हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना गलत हो जाएगा। बच्चों में भय और तनाव पैदा करना, बिल्कुल गलत। ये कई बार पूछा गया आपका कि वर्गीकरण करना, नामीकरण करना गलत होता है, प्रतिस्पर्धा करना गलत होता है, भय और तनाव पैदा करना गलत होता है। तो ये सब आपको मेरी जो एक वीडियो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, उसमें आपको मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद आपके जो है प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। आपको पूरा देखना ही नहीं है, आप केवल और केवल नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को देखेंगे, तो आपके जो प्रश्न है वो बहुत जल्दी बन जाएंगे इसमें। क्योंकि आपका जो है 150 नंबर का पेपर है और टाइम बहुत कम होता है पेपर में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि सीखने में आपका वृद्धि करेगा आपका आकलन। फिर कथन और तर्क के प्रश्न है आपके ये, कि बच्चे, चलो देखते हैं, बच्चे के सीखने की और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। विविध तरीकों और प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। मूल्यांकन कर रहे हैं तो विविध तरीकों का हम प्रयोग करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है, बिल्कुल सही। कि क्या है, जब हम बच्चों को क्या है विभिन्न जो है उनका विकास का क्षेत्र जान रहे हैं, तो क्या है, मूल्यांकन एक ही तरीके से काफ़ी नहीं है, बिल्कुल सही। दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर आपका समावेशन शिक्षा, आपकी समावेशी शिक्षा स्कूल की रचना में क्या शामिल है? आपका समावेशी जो शिक्षा होती है, नामीकरण फिर से आ गया, नामीकरण दोषारोपण, बिल्कुल गलत, नामीकरण नहीं करना है। पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, वर्गीकरण और पृथक्करण, ये तो आपका गलत ही हो जाएगा। फिर से आपको पृथक्करण और वर्गीकरण गलत होता है। फिर पाठ्य चर्चा व शिक्षा चर्चा को सख्त व मानकीकृत बनाना, मैंने आपको बोला मानकीकृत भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया था, मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया था कि यहाँ पे क्या होगा, कि पूर्वग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, ठीक है। तो फिर मैंने क्या है अपने नेगेटिव टैग वर्ड देखे और उस हिसाब से मैंने क्या है अपना दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि मुझे पता था नामीकरण आपका जो है गलत होता है, वर्गीकरण गलत होता है, और मानकीकृत पाठ्य जो चर्चा होती है, पाठ्यक्रम होता है, ये भी गलत होता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड ही इसमें सही हो जाएगा। ऐसे करके आप ऑप्शनों को क्या है फिगर आउट कर सकते हो। फिर आता है
निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह में आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी? यानी अलग अलग समूह से जो बच्चे आते हैं उनके क्या है, मदद करेगी कि सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। आप सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, बिल्कुल सही। बच्चों की योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथक्करण, फिर से देखा ये आपका आगे पृथक्करण गलत हो जाएगा। बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थिति पर उनकी कड़ी शारीरिक सजा, सजा भी आपका गलत होता है, फिर से गलत हो गया। स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल, केवल एक जहाँ पे भी आ जाएगा ये भी नेगेटिव हो जाएगा, उच्च उपलब्धि वाले छात्रों की भागीदारी करना है, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा कि सभी बच्चों की बात को आपको एक ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। फिर आपका 18वां प्रश्न आपका लेखन कार्यों में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियों किसकी विशिष्ट पहचान होती है? तो ये होता आपका, ये आपका यहाँ पे लेखन वैकल्य हो जाएगा, लेखन हो जाएगा ये लेखन वैकल्य, यानी आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि आपको लिखने में क्या है, दिक्कत हो रही है। फिर आपका आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय अपनी आंखों को बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपको पूछा गया है कड़ी सजा देनी चाहिए, गलत। आंखों की जांच के लिए आपको विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, ये आपका सही है। फिर बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेजना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। क्या है, उसके अंक के आधार पर आप उसको अलग कर रहे हैं। आरव को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि आरव की आंखों की जांच के लिए एक क्या है, विशेषज्ञ की सलाह लेने की आवश्यकता है। फिर है आपका 20वां प्रश्न है कि मौलिक सोच में प्रभाव व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? स्वलीनता, सृजनात्मक, वैकल्य भाषा या फिर न्यूनतम ध्यान, अधिश्रियल विकार। ये तो सब विकार होते हैं, तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सृजनात्मकता, क्योंकि आपका स्वलीनता भी विकार होता है जिसमें बच्चा जो है सामाजिक नहीं होता, अपने में लीन होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद वैकल्य भाषा, ये भी नहीं होगा। फिर ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, यानी ADHD जो होता है, अटेंशन नहीं बना पाता है बच्चा, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है बच्चा, तो आपका जो है इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 21वां प्रश्न है प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को अपनी विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? किन कौशलों का विकास करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। समालोचनात्मक सोच, बिल्कुल सही। सृजनात्मक, बिल्कुल सही। समस्या समाधान, बिल्कुल सही। और कैसे सीखते हैं यह सीखना, बिल्कुल सही। तो चारों ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाएंगे एक प्रभावशाली अधिगम आपको जो कराना है। फिर 22वां प्रश्न आपका कि को 22वां है सहयोगात्मक अधिगम को सुशासित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। कि क्या है, शिक्षा क्या है, प्रोत्साहित करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो अब ये आपका सही है। अधिगम दूसरों की मदद लेकर यह सह निर्माण की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कथन और तर्क वाले प्रश्न अब कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा है आपका, फिर से आपका ये कथन और तर्क वाले प्रश्न पूछ दिया गया। मुझे लग रहा है ये तो आपका कर दिया मैंने कि सहयोगात्मक को सुशासित करने में अधिगम दूसरे, ये आपका हो चुका है 22वां प्रश्न। फिर आपका 23वां प्रश्न है कि बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा यानी आपको क्या है, गलत ढूंढना है, ठीक है। जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा वहाँ पे आपको गलत ढूंढना। बच्चे, ये आपका सक्रिय हो जाएगा, सक्रिय तरीके, ये आपका सक्रिय हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 100। सक्रिय तरीके से सीखते हैं, ये तो आपका सही है, बच्चे सक्रिय तरीके से सीखते हैं। बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, आपको ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कि अब बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, बिल्कुल सही। गलती और त्रुटि से सीखते हैं, बिल्कुल सही। बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका जो है सेकंड इसमें गलत है, तो हमें क्या है, गलत ही बताना था, क्योंकि नहीं है तो हमें गलत ही बताना, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 24वां प्रश्न, एक रचनावादी कक्षा कक्ष में डैश सीखने का केंद्र है। फिर देख लीजिए आप, फिर से आपका जो अगर ऑप्शन कैंसिल करना होता है तो आपको जैसे रट कर स्मरण करना, तो ये आपका कैंसिल कर दीजिए आप इसको। फिर अभ्यास करना भी आपका गलत होता है। तो फिर इन दोनों में से अनुबंधन और अर्थ निर्माण में से आपको सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है? अर्थ निर्माण करके सीखना। तो ऐसे करके आप क्या है, ऑप्शन कैंसिल करके भी अपना जो है आंसर आप सही कर सकते हो।
नेक्स्ट है आपका 25वां प्रश्न है आपका, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएँ, एक शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अब शिक्षिका के बारे में आपका प्रश्न पूछेगी कि आपको शिक्षक आपको क्या है, क्या करना चाहिए? तो चलो देखते हैं। फिर से आपको क्या है, ऑप्शन देखना है। निष्क्रिय रूप से निर्देश देने चाहिए, बिल्कुल गलत। निष्क्रिय जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। स्वतंत्र सख्त नियंत्रण गलत हो जाएगा। आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है। फिर बच्चों के स्वयं लक्ष्य तय करना, उनके पास रणनीतियों का काम करने के लिए हतोत्साहित, ये बिल्कुल, ये भी नेगेटिव होता है हतोत्साहित। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे क्या है, मैंने केवल और केवल नेगेटिव टैग वर्ड से ही आपके जो है प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। निष्क्रिय रूप गलत होता है, सख्त नियंत्रण गलत होता है, हतोत्साहित करना गलत होता है। बच्चा कौन, ये वाला, तो यही सही हो जाएगा कि बच्चों के अधिसंज्ञान क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो ऐसे करके आप क्या है, ऑप्शन को क्या है, कैंसिल कर सकते हो। फिर छात्रों के प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? फिर से अब हम क्या है, ऑप्शन के द्वारा देखेंगे। अब सुलझाए हुए उदाहरण पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही, प्रोत्साहित करना सही होता है। उदाहरण को रणनीति को निष्क्रिय रूप, निष्क्रिय नहीं होगा, सक्रिय रूप होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। फिर बोलकर सोचना, हतोत्साहित करना, फिर से हतोत्साहित करना गलत हो जाएगा। और फिर से क्या है, सुलझाए हुए उदाहरण को हतोत्साहित करना, फिर से हतोत्साहित करना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। आपको क्या है, केवल और केवल पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से ही भी आप अपने प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड कौन कौन से होते हैं। फिर आता है, एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति है सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण नहीं करना है शिक्षक को, गलत हो जाएगा। संकलनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्ण जानकारी से जोड़ना, कि पूर्व जानकारी से जोड़ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। कि पुरानी जानकारी से आपको क्या है, नई जानकारी को जोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में बांटना, मतलब उस टुकड़ों में याद करना, ये भी गलत हो जाएगा कि टुकड़ों में आप याद कर रहे हैं। अनर्थक वेदन व अभ्यास, अभ्यास फिर से आगे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका ये सही हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया, आपका जो है ऑप्शन जो है, नहीं, ऑप्शन जो है फर्स्ट तो गलत था आपका, नियंत्रण करना गलत। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि संकलनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, बिल्कुल सही। फिर आपका 28वां प्रश्न आपका फिर से कथन और तर्क वाला प्रश्न पूछ गया आपका। बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं। कि बच्चे क्या है, विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए आपका क्या है, सहज सिद्धांत घड़ते हैं। तो ये तो आपको गलत लग रहा है कि बच्चे सक्रिय प्रणाली जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। सक्रिय प्राणी है, बिल्कुल सही, जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। ये तो ये तो आपको सही लग रहा है कि बच्चे क्या है, एक सक्रिय प्राणी होते हैं, जो कि क्या है आपका यहाँ पे जो है, बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं। तो ये भी आपका सही है। यहाँ पे मैंने सोचा कि आपका जो है यहाँ पे कि अक्सर जो है, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ये भी आपका सही हो जाएगा कि बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं। तो ये भी आपका सही है। फिर बच्चे सक्रिय प्रणाली जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, बिल्कुल दोनों ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाएंगे, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आता है आपका 29वां प्रश्न आपका कि जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधि पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर डैश है और और वे डैश विद्यार्थी बन जाते हैं। तो जो है यहाँ पे जो है कि उनका स्तर क्या है, कम नहीं होना है उनका स्तर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कम होना आपका है। तो दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। फिर आपका बचता है ये और ये, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बचता है। और वे डैश विद्यार्थी निष्क्रिय, निष्क्रिय मैंने आपको बोला, निष्क्रिय जहाँ पे हुआ ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या है, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। ऐसे करके आप ऑप्शन को गेट कर सकते हो, क्योंकि क्या है, उनका जो है अभिप्रेरणा का स्तर उसे हमें कम नहीं करना है। तो ये तो आपके गलत हो जाएंगे दोनों ऑप्शन। और यहाँ पे निष्क्रिय भी है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ये वाला निष्क्रिय होगा, ये भी गलत हो गया। फिर क्या है, आपका ऑप्शन बचता है बढ़ता और स्वनियमित। तो ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे करके आप ऑप्शन को कैंसिल करके आप अपना सही उत्तर ढूंढ सकते हो। फिर आपका अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। बाधा डालती है यानी आपको नेगेटिव ढूंढना है, यानी आपको गलत ढूंढना है, ठीक है। तो चिंता, बिल्कुल सही, चिंता ही आपका जो है
इसमें गलती हो जाएगा। चिंता जो है, उत्साह सही होता है, खुशी सही होती है, गर्व सही होता है। तो आपका जो है ऑप्शन जो है फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत ढूंढना था, बाधा डाल दिया, तो चिंता आपकी बाधा डालती है। ठीक है। तो आज हमने देखे आपकी जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर 2 के। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से, और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।